अस्सलाम वालेकुम। कैप 7 कंपनी लो। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड। बेसिकली हमने काफ़ी ये सुना हुआ है डिविडेंड अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी। तो कानूनी तौर पे लीगली डिविडेंड क्या होता है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो इंशाल्लाह अभी हम कंपनीज एक्ट के एंगल से देखेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। बड़ा इसमें से अक्सर आते हैं क्वेश्चंस और तगड़े क्वेश्चंस आते हैं, 10 12 15 मार्क्स तक के आ जाते हैं इजीली। तो भाई बड़ा गौर से समझना इस चीज़ को, थोड़ा सा टेक्निकल भी है तो आपका फोकस बड़ा रिक्वायर्ड होगा इसमें। अभी तक 8 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, इसमें से बहुत मेन चैप्टर्स भी हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर 3 इंतहाई इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 7 इंतहाई इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 8 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर बात की जाए तो। लेकिन बाकी भी हैं, बाकी भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ 12 तो चैप्टर्स हैं। अब अगर इन 12 में से भी हम जुगाड़ के चक्कर में रहेंगे तो जुगाड़ नहीं लगेगा, इस तरह नहीं लगते होते जुगाड़। तो सिलेक्टिव स्टडी जो है वो हाईली डिस्करेज करता हूँ मैं तो, और आई कैप भी करता है। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। 12 चैप्टर्स हैं, हमें सारे आने चाहिए ऑब्वियसली। अगर इसकी लीगल प्रूविंस की बात करें तो मुश्किल से आपके 70 पेजेस भी नहीं बनते। अगर लीगल प्रूविंस की बात की ना 70-80 पेजेस बनते हैं मुश्किल से। तो भाई प्लीज़ ज़रा एक एक चीज़ को हमने फोकस करना है। जिस भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन है आपने साथ साथ क्लियर करनी है। टेस्ट वगैरह दें, खुद प्रैक्टिस करें ज़्यादा। क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, सोल्यूशन उसके आपके पास अवेलेबल हैं, वो करें। जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन है वो आप मेरे से पूछें। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 9 आज इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का जो है चैप्टर। ठीक है जी, तो इसको करते हैं। अच्छा, अभी तक हमें डिविडेंड के बारे में थोड़ा बहुत इल्म तो है ना? डिविडेंड क्या होता है थोड़ा पता है, उसका कोई सेंस है कि डिविडेंड से क्या मुराद है? बताएं जी, सोचे सोचे, शाबाश। डिविडेंड से क्या मुराद है? कई लोग इसे डिविडेंट लिख रहे होते हैं, टी, वो गलत है भाई, डिविडेंड है, सही है डिविडेंड। तो भाई डिविडेंड से मुराद आपको पता है कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक अलग से कानूनी शख्स है, अलग से इंसान है, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्ट किया होता है जिन्होंने, उनको मेंबर्स कहा जाता है या उनको ओनर्स कहा जाता है, शेयर होल्डर्स वगैरह कहा जाता है। तो भाई जब वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो वो कंपनी का प्रॉफिट होता है। वो शेयर होल्डर्स में फिर अगर चाहे किस तरह चाहना है वो हम देख लेंगे, तो वो डिवाइड करती है शेयर होल्डर्स में, सही है। तो डिवाइड जब होता है तो इसको फिर वो डिविडेंड कहलाता है। पार्टनरशिप के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर्स को मिलता है उसको डिविडेंड नहीं बोलते, वहाँ पे उसको क्या बोल रहे होते हैं? ड्राइंग्स बोल रहे होते हैं, ड्राइंग्स। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस नहीं है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो सेम ही है, उसके ओनर्स और पार्टनरशिप सेम है। तो वो अपने ही बिजनेस में से ड्रॉ कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं पैसे। बात आ रही है समझ? उधर वो कॉन्सेप्ट ड्राइंग्स का आता है। यहाँ पर ये ड्रॉ नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके जो मेंबर्स हैं इनको बतौर डिविडेंड ही मिलेगा अगर प्रॉफिट हुआ तो, सही है। ये सारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिक्लेयर किस तरह से डिविडेंड किया जाता है, डिविडेंड पे किस तरह से किया जाता है, क्या टाइमलाइन है, अगर नहीं पे होता फिर किसकी जिम्मेदारी आ जाती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और क्या किसी का डिविडेंड रोका जा सकता है कंपनी की तरफ से, इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। चलें जी, आ रहे हैं फिर ज़रा। पहला LO लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अच्छा जी, सबसे पहले वो कह रहा है जी इम्प्लाइड पावर किसकी है डिविडेंड को डिक्लेयर करने की? तो भाई इम्प्लाइड पावर, डिविडेंड्स आर पेमेंट्स मेड टू मेंबर्स बाय अ कंपनी आउट ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ये तो उसने पहले डेफिनेशन एक बार बता दी है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से। अच्छा, इसका मतलब कि क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी हो सकता है? बिल्कुल जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिफरेंट रिजर्व्स होते हैं, आप उनको एलोकेट कर देते हैं कि भाई ये तो डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं। जो आमतौर पे रूटीन बिजनेस से कमाए जाते हैं वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं ये हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो उसमें से जाहिर फिर नहीं निकलेगा। तो सर डिविडेंड है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट होने के काबिल है, उस प्रॉफिट में से जो मेंबर्स को पेमेंट्स की जाती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, अनलेस देयर आर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इन द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स।
जैसे कि उसने कहा कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। याद है चैप्टर 1 के अंदर ही हमने पढ़ा था एनपीओ में कि भाई एनपीओ के लिए जो कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन ये थी कि ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देगी। प्रोहिबिशन है, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, प्रोहिबिशन थी, सीधा सीधा मना किया गया था कि नहीं पे कर सकते अपने मेंबर्स को। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई अगर तो आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में किसी तरह की लगी हुई है रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि ये रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर तो आप नहीं पे कर सकते। अगर नहीं लगी हुई देन एवरी कंपनी हैज़ एन इम्प्लाइड पावर टू यूज इट्स प्रॉफिट्स टू पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। उन हर कंपनी के पास एक इम्प्लाइड पावर, इम्प्लाइड से मुराद है कि एक्सप्रेसली लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे एनपीओ वाली उन्होंने लगा ली हुई है। लेकिन अदर देन दैट यू एज अ कंपनी हैव एन इम्प्लाइड पावर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड अमंग योर शेयर होल्डर्स। ओके जी, अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? पहले नंबर पे नॉट टू एक्सीड अमाउंट रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर्स। रिकमेंडेड बाय, तो उसका एक तो नज़र आ गई चीज़ का भाई रिकमेंडेड डायरेक्टर्स करते हैं इसको, डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि इतनी अमाउंट आपने देनी। बात आ रही है समझ? नहीं? देखें, जो डिविडेंड है इसमें भी खैर दो टाइप्स हैं, एक इंटरम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है। चैप्टर 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी ड्यूटीज़ के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, टू डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड। सही है, इंटरम डिविडेंड जो होता है वो डायरेक्टर्स खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं, खुद डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटरम मतलब है कि लेस देन ईयर वाला, कोई भी 6 मंथ की परफॉर्मेंस पे दे दिया, 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस पे दे दिया, इस तरह। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड है वो मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं इन जनरल मीटिंग। लेकिन प्रपोज इसको कौन करता है, रेकमेंड कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। वो यहाँ पे ये कह रहा है नॉट टू एक्सीड अमाउंट रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर्स। भाई देखो, कंपनी जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड बट नो डिविडेंड शेल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। डिविडेंड डायरेक्टर ने फॉर एग्जाम्पल कहा सर 3 रुपीज़ पर शेयर दे देते हैं डिविडेंड, ठीक है। अब जो मेंबर्स हैं इसको 4, 5, 6, 7 कुछ भी नहीं कर सकते, इसको कम कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। बात याद रखनी है आपने, मेंबर्स में डिक्रीज द रिकमेंडेड डिविडेंड बट नॉट इंक्रीज इट। ओके जी, इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज कर सकते हैं। मेंबर्स की फाइनल अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटी उसको कम करने की या ज़्यादा करने की नहीं है। कानून क्योंकि ये कहता है कि डायरेक्टर्स को ज़्यादा पता है बिजनेस का, डायरेक्टर्स ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, वो कंपनी के बेहतर हक में वो अपना सजेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको डायरेक्टर से मसला है, डायरेक्टर्स को फारिग कर दें, तरीकाकार है ना सारे मौजूद। लेकिन अदर देन दैट, आपने जब डायरेक्टर्स के हाथ में एक जिम्मेदारी पकड़ा दी है कि भैया आपने काम करना है, तो उनको करने दें। दे हैव बेटर नॉलेज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। ओके, अब रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टन गेन्स। हाँ, अब वो कहता है कि यार ये कुछ मैं गेन्स बताने लगा हूँ, गेन से मुराद प्रॉफिट ही है। कहते हैं ये वाले जो प्रॉफिट्स है ना, ये आपने एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड इन वाले गेन्स को, इन वाले प्रॉफिट्स को निकाल देना है उसमें से। मतलब है कि ये वाले प्रॉफिट्स कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर डिविडेंड में नहीं आएंगे। बात आ रही है समझ? देखिए, उसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आपका होगा, ठीक है, उसमें से आपने डिविडेंड पे करना। अब वो कुछ चीज़ें बताने लगा, कहता है ये प्रॉफिट में नहीं आती डिस्ट्रीब्यूटेबल में, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है। देखते हैं कौन सा। कहते हैं नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय अ कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड फ्रॉम द सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कैपिटल नेचर कंप्राइज्ड इन द अंडरटेकिंग और एनी ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी अनलेस द बिजनेस ऑफ द कंपनी कंसिस्ट whether wholly or partly of selling and purchasing any such property or asset except after such profits are set off or adjusted against losses arising from the sale of any such immovable or property or asset of a capital nature। बात बड़े गौर से तहम्मुल के साथ प्लीज़, ये बड़े फोकस के साथ समझनी है, क्योंकि देखो उसने ये एक मतलब राइटिंग की घटिया तरीन शक्ल है कि उसने एक पैराग्राफ में इतनी लंबी बात, एक बल्कि सेंटेंस में इतनी लंबी बात कर दी है। देखो सेंटेंस उधर से स्टार्ट हुआ है, हमेशा स्मॉल सेंटेंस में बात करनी चाहिए, लेकिन उस भाई ने एक कोने से स्टार्ट किया और तकरीबन रिक्शे को 8-10 चक्कर लगवा के दूसरी जगह पहुंचा दिए आपको। चलें जी, रिक्शा करवा लें, फिर दोबारा लंबी बात है। वो ये कह रहा है कि भाई अगर कंपनी ने कोई
प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की है तो उससे कोई प्रॉफिट हुआ है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, लैंड, शैंड, कंपनी ने सेल की है, उधर से हो गया, कंपनी को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। या वो कह रहा है कि किसी और तरह का कैपिटल नेचर का एसेट है, उसको सेल किया है या डिस्पोज किया है इन दी अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग हम रहा है उसके बिजनेस में, ठीक है। कंपनी या बिजनेस में भाई कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई कैपिटल नेचर का बड़ा कोई एसेट था, उसको डिस्पोज या सेल किया, अब उससे हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। वो ये कह रहा है कि भाई वो सारे का सारा प्रॉफिट आपने अभी उसमें नहीं लेकर आना बिजनेस में, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में, बल्कि पहले आपने देखना है कि यार किसी और इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर लॉस तो नहीं हुआ मुझे। अगर लॉस हुआ है पहले वो लॉस एडजस्ट होगा। एडजस्ट से मुराद क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी में से आपको 100 मिलियन का प्रॉफिट हो गया, एक प्रॉपर्टी में 70 मिलियन का लॉस हो गया, तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में कितना रहेगा, 30 मिलियन जाएगा, 100 मिलियन नहीं जाएगा। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा गौर करें तो लॉजिकल सी बात नहीं है ये, मतलब इसमें मसला क्या है। देखो, आप जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो उसके अंदर आप क्या कर रहे होंगे, उसमें इनकम्स भी आ रही होंगी, इनकम के अंदर वो इनकम चली जाएगी जो प्रॉफिट हुआ है आपको, ठीक है। और जो आपका लॉस है, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस या अदर लॉस करके उसके अंदर आपका वो लॉस भी चला जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली नेट हो तो रहा होगा, ऐसी है ना, ठीक है। इसकी जरा एग्जांपल पढ़ते हैं फिर समझ आई। वो कहते हैं एबीसी लिमिटेड हैज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पता ना, रिटेन्ड अर्निंग्स को कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकता है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ 520 मिलियन इंक्लूडिंग नेट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 150। नेट गेन से क्या मुराद है, नेट गेन क्या मतलब है कि भाई आफ्टर एडजस्टिंग लॉसेज, नेट हो गया ना, नेट का मतलब कुछ ना कुछ इसमें से निकला है, अदरवाइज तो वो ग्रॉस चीज़ होती है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसमें से फिर मजीद एक्सपेंसेस निकलते हैं, देन वो नेट प्रॉफिट बनता है, ऐसे ही। अच्छा, वो कह रहा है कि 520 मिलियन का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इंक्लूडिंग नेट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 150 मिलियन। अब इस रिटेन्ड अर्निंग में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में 150 मिलियन नेट गेन है किस चीज़ का, इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल का, मतलब वहाँ से फ़ायदा हुआ है आपको। द नेट गेन ऑफ 150 मिलियन रिलेट्स टू 2 डिस्पोजल, 2 डिस्पोजल का है, कहता है वन रिजल्टिंग इन अ गेन ऑफ 200 मिलियन, एक 200 मिलियन का फ़ायदा हुआ था और 50 मिलियन का नुकसान हुआ एक के ऊपर। वो बात कर रहे हैं फॉलो, क्योंकि उसने कहा नेट गेन है, तो इसका मतलब है कि 200 गेन माइनस जो लॉस हुआ है वो किया 50 का, पीछे बच गया 150 मिलियन, ये नेट है, ठीक। अदरवाइज अगर ग्रॉस गेन की बात करनी होती है वो तो 200 मिलियन होना था, ठीक है। लेकिन आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर भी हम इनकम्स भी लिख रहे होते हैं, प्रॉफिट्स भी लिख रहे हैं, लॉसेस भी लिख रहे हैं, तो भाई नेट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाना है। तो वो कह रहा है कि ये जो 520 मिलियन की रिटेन अर्निंग आपको नजर आ रही है, इसमें 200 मिलियन का प्रॉफिट भी है, 50 मिलियन का लॉस भी है, 200 माइनस 50 कितना हो गया, 150, ओके। द कंपनी कैन यूज एनी 520 मिलियन एनी ऑफ रुपीज़ 520 मिलियन टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड। वो कहता है कि 520 मिलियन में से कोई भी अमाउंट वो पे करने मतलब कि डिविडेंड के तौर पे यूज़ कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो 150 मिलियन शामिल है ये नेट शामिल है। आइए बात समझ, ठीक है, नहीं अच्छा जी, द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में बी कैरिड एट फेयर वैल्यू विद अनरियलाइज्ड गेन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस एज पर IAS 40, बट कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड आउट ऑफ अनरियलाइज्ड गेन और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो जी, IAS 40 पढ़ा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में जब ऑब्वियसली हमने उसको इनिशियली तो कॉस्ट पे करना, बाद में फेयर वैल्यू पे करना होता है। अगर फेयर वैल्यू नहीं है अवेलेबल किसी वजह से, फिर जाके हम कॉस्ट पे जाते हैं, लेकिन वो अवेलेबल होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अच्छा, वो कह रहा है कि जब आप उसको फेयर वैल्यू पे हर साल रिकॉर्ड करते हैं तो जाहिर है उसमें गेन भी आ सकता है। हम तो गेन की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जाहिर है गेन आएगा तो डिविडेंड जाएगा, अगर लॉस है तो फिर तो मसला ही नहीं था। अच्छा, अब वो देखें, आपका लेट से पिछले साल प्रॉपर्टी थी 100 मिलियन की, इस बार होगी 120 मिलियन की, 20 मिलियन का गेन आ गया, लेकिन ये क्या है, ये रियलाइज्ड गेन है या अनरियलाइज्ड गेन है? रियलाइज और अनरियलाइज क्या होते हैं?
पता है ना मेरे ख्याल में। रियलाइज्ड है कि भाई पहले आपने सिर्फ सोचा हुआ था, अब आपने उसको सेल करके भी कमा लिया। फॉर एग्जांपल 100 मिलियन लास्ट ईयर फेयर वैल्यू थी, इस बार 120 मिलियन है, उसको बेच दो, बेचा है 20 मिलियन का फायदा हो गया, ज़बरदस्त। ये रियलाइज्ड गेन है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये हो कि भाई सिर्फ अभी इमेजिनेशन में चल रही हैं चीज़ें, 100 मिलियन थी फेयर वैल्यू, दोबारा फेयर वैल्यू करवाई है, एस्टिमेट करवाया है मैनेजमेंट एक्सपर्ट वगैरह से, उसने करिए 120 मिलियन है, तो भाई ये आपका 20 मिलियन इंक्रीज हो, बट दिस इज अनरियलाइज येट। हो सकता है कि आपका सिर्फ एस्टिमेट ही हो, आपका सिर्फ एक एम्बिशियस एस्टिमेट हो सकता है इतने का ना भी हो सकता है, लॉस भी हो जाए, मतलब एनीथिंग कैन हैपन। तो सो दिस इज अनरियलाइज्ड गेन। वो कहता है कि अनरियलाइज्ड गेन को अगर आपने प्रॉफिट और लॉस में लिखा हुआ है, देखिए वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे आप वो पहुंच जाए उधर फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस IAS 21, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो आपको फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस अनरियलाइज्ड होता है, जो आप साल के एंड पे वैसे ही अपना वो रिपोर्टिंग डेट के ऊपर निकाल लेते हैं, वो अनरियलाइज्ड जाता है, वो OCI में जाता है। ऐसे ही जो रियलाइज्ड वाला होता है वो प्रॉफिट लॉस में आ जाता है। तो कहता है अगर तो अनरियलाइज्ड है उसको तो मैं पढ़ ही नहीं ना रहा, मतलब है कि जो अगर OCI में लिखा हुआ है उसको तो मैं देख ही नहीं रहा, क्योंकि डिविडेंड जो मिलता है वो प्रॉफिट की बेस पर मिलता है, वो OCI की बेस पर नहीं मिलता, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की बेस पर नहीं मिलता। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में और बहुत सी चीज़ें भी होंगी, वो सब को आपने ऐड नहीं करना। देखें ये बार बड़ी समझ नहीं है, कंपनीज एक्ट को भी पता है कि प्रॉफिट से मुराद क्या है और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम से मुराद क्या है। उसे पता है कि टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर प्रॉफिट के अलावा भी कुछ अनरियलाइज्ड चीज़ें आ जाती हैं जो OCI के थ्रू आती हैं, ठीक है। वो OCI को ले ही नहीं रहा, वो ले रहा है प्रॉफिट और लॉस को। इसलिए उसने कहा कि यार IAS 40 के अंदर हम प्रॉफिट और लॉस में पार्क कर देते हैं रियलाइज्ड गेन को, तो भाई वो वाला जो गेन है वो आपने क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है, बिकॉज दिस इज नॉट रियलाइज येट। मतलब आप डिविडेंड दे बैठो लोगों को, पता लगे बाहर में वो 100 की जगह 120 लिखा, आपने 20 मिलियन का गेन लिखा हुआ था, बाहर में देखा रही वो तो सिर्फ 5 मिलियन का गेन हुआ है, तो भाई 15 मिलियन जो आपने ऊपर ऐड करके प्रॉफिट अपना बढ़ा के लोगों को डिविडेंड भी पे कर दिया, वो वापस तो नहीं लोग करेंगे, बाद में पता लगा यार ये तो इतने की बिकी नहीं, इसलिए वो कहते हैं दैट इज़ एन अनरियलाइज्ड गेन, डोंट यूज दैट। आगे भी बात समझ। बाकी आपको पता है कि डिविडेंड पे किस में से किया जाता है, इट इज़ पेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, लेकिन लॉजिकली जो होता है इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट होती है, याद है करते ही होंगे आप लोग, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो रही होती है, क्योंकि हमने ये I2B के टाइम पर भी डिस्कशन की हुई है कि डिविडेंड इज़ नॉट एन एक्सपेंस, डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है, ये तो भाई प्रॉफिट निकलने के बाद उसमें से पैसे जाते हैं ना। अगर ये एक्सपेंस होता तो ऊपर एक्सपेंसेस में आप लिखते, आप प्रॉफिट लॉस में सेल्स लिखते हो, फिर नीचे हर तरह के एक्सपेंसेस लिखते हो, फिर प्रॉफिट निकलता है। ये तो भाई प्रॉफिट के बाद ये पैसे निकाले जा रहे हैं, प्रॉफिट जाता है रिटेन्ड अर्निंग में, रिटेन्ड अर्निंग में से फिर पैसे निकाले जाते हैं, तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर रहा होता है। ठीक है, बात आई है भाई, कोई समझिए नहीं? ठीक है, चलें क्वेश्चन एक इसका देखें, ये एग्जाम्पल 2, काशिफ लिमिटेड बॉट अ प्रॉपर्टी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ली है। आपको पता है कि अगर बिजनेस पर्पस के लिए ली होती तो PP में चली जानी थी, ठीक है, सेल करने के लिए ली होती तो IS2 इन्वेंट्री में चली जानी थी। ये इन्होंने क्या लिया, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। क्या ये कैपिटल एप्रिशिएट होगा, मतलब है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, हम उस वैल्यू से कमाएंगे। इस तरह लोग अक्सर खरीद कर ज़मीन रख देते हैं, पाकिस्तान में तो और कोई काम ही नहीं है ना हर बंदे का वो। अच्छा, और इसको लोग बिज़नेस कहते हैं, अल्लाह ही जाने बिज़नेस क्या होता है फिर इनकी नज़र में, कि प्रॉपर्टीज़ ख़रीद के उसको रख दिया, उसको फिर वेट किया कब पैसे बढ़ रहे हैं, मतलब कोई चज का काम नहीं करना, कोई इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ वो पैसा भी पूरी तरह सर्कुलेट नहीं हो रहा। इतना ज़्यादा पैसा एक बंदा लेता है, वो दूसरा बेचने वाला उसको, मतलब वो 2-3 बंदों के अंदर पैसा घूम रहा है। जब आप कोई बिज़नेस सेटअप करते हो, जब आप इवन कोई दुकान खोल लो यार, पैसा बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है, ठीक है। एक छोटी सी दुकान हो ना, मतलब लाख रुपए की आपने शॉप 50,000 रुपये की डाल ली है, ठीक है, वो ज़्यादा पैसा सर्कुलेट कर देता है।
लेकिन इधर बस सिस्टम हो। खैर अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ले लें तो भाई वो ऑब्वियसली IAS 40 के मुताबिक 50 मिलियन का उन्होंने खरीद लिया। एट ईयर एंड द प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यू टू 58 मिलियन। भाई वो 58 मिलियन के 8 मिलियन का क्या हो गया, गेन हो गया, जो कि उन्होंने रिकग्नाइज किया हुआ अपने प्रॉफिट लॉस में। बट दिस इज अनरियलाइज्ड गेन है ना, अभी ये सेल थोड़ी की है, अनरियलाइज्ड है। तो भाई अनरियलाइज है, तो इस 8 मिलियन को आपने निकाल देना है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह की अमाउंट्स बताई होंगी। जैसे एक ऊपर अभी उन्होंने बात की है कि अनलेस आपका काम ही प्रॉपर्टीज़ को सेल करना, ख़रीदना हो तो फिर अलग बात है। अदरवाइज़ आपने पहले नेट ऑफ करना है अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो फ़ायदे और नुकसान हुए हैं, देन आपने उस नेट अमाउंट में से डिविडेंड पे करना है। मतलब है कि उसको फिर आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के अंदर ऐड करना है। तो एक वर्किंग आ सकती है पेपर में कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपको या प्रॉफिट बताया हुआ, फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स बताई हुई, आपने खुद निकालना है इसमें ऐड माइनस क्या होना है। इस तरह अनरियलाइज गेन वगैरह को आपने लेस करके फिर डिविडेंड देना है उस बाकी के अमाउंट में। ठीक है, क्वेश्चन देखें जरा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी विद रिगार्ड टू द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड बाय अ कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लो सिंपल है, कोई क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है सर? रिस्ट्रिक्शंस आपकी यही हैं कि नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी अदरवाइज देन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। पहले नंबर पे तो यह कि प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुए तो डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, सिंपल। ठीक है, अच्छा फिर दूसरे नंबर पे आपने वो सारी कहानी लिख देनी है डिस्पोजल वगैरह वाली, और फिर एक आ गया अनरियलाइज्ड गेन वाला। ओके जी, चल ये नेक्स्ट फिर इसी तरह ये कुछ, हाँ तो भाई ये देख रहे हैं इजी सा ही है, लेकिन इसको समझ के चलेंगे तो फिर ठीक है। आगे आ जाए पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की पेमेंट की बात आ गई कि पैसे पे किस तरह से करने हैं। अच्छा पहले नंबर पे पॉइंट है कि डिविडेंड टू बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अ डिविडेंड में बी पेड बाय कंपनी आइदर इन कैश और इन काइंड। इन काइंड का आपको पता है जैसे कि बोनस शेयर्स हैं, जैसे कि क्या है बोनस शेयर्स हैं। अच्छा इसमें दो चीज़ें लिख लें क्योंकि हमने दो नाम से ये चीज़ पढ़ी हुई है। मैं आपको ज़रा ले जाता हूँ वहाँ पे, कहाँ पे पढ़ी थी, जहाँ पे हमने कहा था कि जब भी कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं न्यू अवाम को तो उसने प्रोस्पेक्टस लेनी है। फिर हमने वहाँ पे कोई 5-6 एक्सेप्शन उसकी पढ़ी थी कि इन केसेस में नहीं है, और वो सारी एक्सेप्शन यही थी क्योंकि वो अवाम को नहीं जा रहे होते, तो इसलिए हम कहते हैं। तो उसमें हमने एक कहा था कि अगर एक सब्सिडरी अपने होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देती कैश में, बल्कि डिविडेंड देती है शेयर्स की सूरत में, दैट इज कॉल्ड स्पेसी डिविडेंड। सही है, उसको बोनस इशू नहीं कहना। मतलब है वो शेयर्स ही दे रहे हैं आप, लेकिन बट दैट इज नॉट बोनस इशू। बोनस इशू क्या है? अगर एक कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को मजीद शेयर्स दे दे डिविडेंड के तौर पे, कैश नहीं देती। 10 मिलियन देना था, कैश नहीं दिया, बदले में क्या दे दिए, शेयर्स ही दे रही है, दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। अगर अपने ही मेंबर्स को दिए जाए। अगर एक सब्सिडरी कंपनी अपनी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को शेयर्स बतौर डिविडेंड दे रहे, दैट इज कॉल्ड स्पेसी डिविडेंड। ये बात हमें क्लियर है। तो ये इन काइंड से मुराद आप वो दोनों लिख सकते हैं कि उनकी बात, लेकिन आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स देना है, प्रॉफिट में से देना है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्योंकि देखें डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट ही नहीं हैगा तो फिर क्या करना है। सही है। पेमेंट इन काइंड, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड शैल ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, हेल्ड बाय दी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। वो कहते हैं जो पेमेंट इन काइंड की मैं बात करता हूं आपको, इसमें आपने ये जो शेयर्स देने हैं, ये कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी के शेयर्स नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बतौर स्पेसी डिविडेंड या बोनस शेयर के तौर पे दिया जाता है। बात जरा समझे, बात ज़रा गौर से समझना। वो कह रहा है कि भाई जब आपने ये कैश नहीं देना डिविडेंड में, आप सोच रहे हो मैं शेयर्स दे दूं, तो भाई कोई प्राइवेट कंपनी शेयर्स नहीं दे सकती इस तरह डिविडेंड के तौर पे, कोई पब्लिक अनलिस्टेड नहीं दे सकती। हाँ ये भी दे सकते हैं अगर इनकी इन्वेस्टमेंट है किसी और लिस्टेड कंपनी के अंदर और ये वो वाले शेयर्स उठाकर दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मेरे शेयर्स हैं किसी लेट्स से डायनामिक टेक्सटाइल्स लिमिटेड के अंदर, वो लिस्टेड कंपनी है। अब उसमें XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं। मैंने अगर XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना है लेकिन मेरे पास कैश नहीं पड़ा हुआ,
तो मैं पहले नंबर तो डिविडेंड देना कब है, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ इस साल फिर मैं डिविडेंड दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, मैं ये तो कर सकता हूँ कि उस लिस्टेड कंपनी के डायनामिक टेक्सटाइल्स लिमिटेड जिसके अंदर मेरे शेयर्स हैं कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड के, वो शेयर्स कुछ उठाकर आपको बतौर डिविडेंड दे दूँ, ये तो अलाउड है। लेकिन मैं बतौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स आपको नहीं दे सकता, ठीक है जी। अपने दूंगा मैं अपने मेंबर्स को, मैं अपने मेंबर्स को दूंगा, ठीक है, लेकिन किसी लिस्टेड कंपनी को। और इस दूसरा भी हमें पता है वो सब्सिडरी वगैरह भी दे सकती है, लेकिन अगर वो सब्सिडरी भी ऑब्वियसली लिस्टेड है तो वो अपने ही शेयर्स जब दे रही है तो हम वहाँ पे सपोज क्या कर रहे हैं, क्या ज्यूम कर रहे हैं कि दैट सब्सिडरी इज़ अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। फिर आप बतौर डिविडेंड दे सकते हो, ये भाई याद रखनी है बात, ओके। प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट, पहले नंबर पे टू बी पेड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को आपने पैसे देने हैं। एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी मस्ट बी पेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स और टू देयर ऑर्डर, और टू देयर ऑर्डर से मुराद क्या है, उनका एजेंट। आपने वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा होगा ना, पेबल टू ऑर्डर, सही है, और हिज ऑर्डर और हर ऑर्डर, उसके भी ऑर्डर को आप दे सकते हैं। तो भाई आप किसी पर्सन को जो रजिस्टर्ड है आप पे, वो भी अब देख लेंगे कि कट ऑफ डेट एक होती है, सही है, बुक क्लोज की जाती हैं बुक्स, उसमें उस डेट के ऊपर जो शेयर होल्डर है ना, चाहे पिछला पूरा साल वो नहीं रहा, बस उस डेट पे अगर वो आ गया है बंदा तो उसको पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि आपने रजिस्टर्ड मतलब जो आपके पास पड़े हुए हैं उनको, जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनको आपने पैसे देने हैं या उनके किसी ऑर्डर को देने हैं, ओके। विद इन सच पीरियड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड एंड इन दिस रिगार्ड द कमीशन हैज़ इशूड द कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशन 2017। वो कहता है कि इसका मैनर वगैरह क्या होगा, मैनर इसका वो होगा जो कि SECP ने कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स रेगुलेशन 2017 इशू किए हैं, कानून इशू किया हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन इशू किए हैं, उसमें जो कुछ बताया उस तरीके से। अब वो तरीका क्या है अभी नीचे बताने लगा। पीरियड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट व्हेन इट इज अलाउड अंडर द लॉ टू विद होल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कहता है अगर तो लॉ ने आपको अलाउ किया कि आप इस बंदे की पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद होल्ड कर लें, फिर तो आप कर सकते हैं विद होल्ड। देखो किसी वजह से हो सकता है आपको कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि यार इस बंदे को नहीं पैसे देने, या कोई भी रीज़न हो सकती है, तो आप कहते हैं जी या इसको देने, किसी और बंदे ने आके केस कर दिया कि भाई शेयर्स तो मेरे थे, ठीक है, इसने धोखे के साथ कुछ किया है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। वो कहता है कि भाई आप कोर्ट में गए तो आपको किसी लॉ की वजह से रोक दिया गया, यार हाँ फलां बंदे को ना करो, फिर तो खैर है। अदरवाइज द CEO ऑफ एवरी कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डे। भाई CEO साहब जिम्मेदार है, पेपर में आया हुआ MCQ, कौन जिम्मेदार है फाइनल। और क्योंकि स्टूडेंट्स ने फिर वो याद रखा होता है क्योंकि मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं, पता नहीं मेंबर्स ही जिम्मेदार है। भाई मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं, पेमेंट का जिम्मेदार कौन है, पेमेंट का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कहते नहीं अनलेस कानून आपको इजाज़त दे रहे कि आप रोक लें पेमेंट। CEO जो है वो क्या जी 10 वर्किंग डेज के अंदर, 10 वर्किंग डेज से मुराद है कि जब बैंक्स ओपन होंगे, ठीक है, आपके बैंक आपको पता है 5 डेज अ वीक ओपन होते हैं, तो भाई जो बैंक्स जब ओपन हुए होंगे और आपने डिक्लेयर, आगे जाके डेट भी देख लेते हैं, तो आपने भाई 10 वर्किंग डेज के अंदर पे करवाना है लाजमी CEO ने। कब से 10 वर्किंग डेज काउंट होने हैं ये ज़रा देखें। इट्स डिक्लेरेशन इन केस ऑफ फाइनल डिविडेंड, अगर तो फाइनल डिविडेंड का हमें पता है तो साल बाद मतलब पूरे आपके उस पर मिलता है फाइनेंशियल ईयर एंड की परफॉर्मेंस की बेस पे, ठीक है। और एक होता है इंटरम जो लेस देन ईयर में कर देते हैं आप 3, 4, 5 महीने की उसकी बेस पे। अच्छा वो कहता है कि अगर तो फाइनल डिविडेंड था तो उसकी डिक्लेरेशन डेट से 10 दिन के अंदर 10 वर्किंग डेज हैं भाई, बिजनेस आवर्स जिसमें होते हैं बिजनेस डेज, 10 वर्किंग डेज में आपने पे करवाना है, CEO की जिम्मेदारी है। इन केस ऑफ फाइनल डिविडेंड वो 10 दिन कब से काउंट होंगे, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से। दूसरी सिचुएशन इंटरम डिविडेंड में क्या है, वो कहता है अगर इंटरम डिविडेंड है तो इट्स डिक्लेरेशन इन केस ऑफ इंटरम डिविडेंड विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर। अच्छा अभी ना हम आगे जाके देखेंगे कि इंटरम डिविडेंड के अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, आप बुक्स को क्लोज भी कर सकते हैं अनाउंस करके कि हम भाई अनाउंस कर रहे हैं, हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं। बुक्स क्लोज करने से मुराद क्या है कि फलां डेट तक
हम बुक्स क्लोज कर देंगे, उस डेट पे जो शेयर होल्डर होगा ना उसको हम बस पैसे देंगे। अभी हम आगे देख भी लेंगे। तो इसका अनाउंसमेंट का पर्पज़ ये होता है कि भाई जिस बंदे ने शेयर्स वगैरह खरीदने बेचने हैं वो अभी से अपनी कर ले सेल परचेज सारी, ताकि फ़लाँ डेट तक जो है हमारा हमें पता लग जाए कि शेयर होल्डर्स क्या है, ये कट ऑफ डेट है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब फाइनल डिविडेंड है, उस केस में बुक क्लोजर लाजमी है। बुक क्लोजर क्या है? लाजमी है। इंटरम डिविडेंड के केस में ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आगे देख भी लेंगे कि आप बुक्स क्लोज भी कर सकते हैं फॉर शेयर होल्डर्स और नहीं भी कर सकते, ठीक है। इसलिए उसने 2 सिनेरियो बताए हैं। अब इसको ये थोड़ा सा रिटेंशन आपको इसकी करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। पहला केस क्या था कि अगर तो भाई फाइनल डिविडेंड था तो फाइनल डिविडेंड जब भी डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर होता है एजीएम के अंदर, ठीक है। एजीएम में जैसे ही वो डिक्लेयर हुआ है फाइनल डिविडेंड, आपने उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पे करवाना है। और दूसरी केस 2 सिनेरियोज अब आ गए। इंटरम डिविडेंड अगर है, अब इंटरम के अंदर एक चीज़ है कि अगर बुक क्लोजर अनाउंस किया है, फिर इंटरम डिविडेंड की डिक्लेरेशन डेट से अगर बुक क्लोजर अनाउंस नहीं किया हुआ, अगर बुक क्लोजर अनाउंस नहीं किया हुआ तो इंटरम डिविडेंड की डिक्लेरेशन डेट से, और अगर बुक क्लोजर अनाउंस कर दिया है तो वो कहता है स्टार्ट ऑफ बुक क्लोजर, जिस डेट से बुक्स क्लोज हुई हैं उससे 10 दिन के अंदर अंदर करना है, ठीक है भाई। दोबारा सुन लें, वो कहता है कि अगर तो आपको लॉ इजाज़त देता है किसी का किसी भी वजह से डिविडेंड विदहोल्ड करने की तो भाई रोक ले, अदरवाइज आप विदहोल्ड नहीं कर सकते किसी का डिविडेंड, किसी के डिविडेंड की पेमेंट, ठीक है। सीईओ की जिम्मेदारी है कि अगर तो फाइनल डिविडेंड है तो उसकी डिक्लेरेशन से 10 दिन के अंदर अंदर हर बंदे को पे कर दें, अनलेस वो लीगली किसी का रोक ले। अगर तो इंटरम डिविडेंड में 2 केसेस हैं, बुक्स क्लोज की जा रही हैं या बुक्स क्लोज नहीं की जा रही। अगर तो बुक्स क्लोज नहीं की जा रही तो इंटरम डिविडेंड की डिक्लेरेशन से 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दें, अनलेस कानून रोक ने किसी वजह से रोका हो। दूसरा केस क्या था कि अगर बुक्स क्लोज की जा रही हैं तो कहता है जिस डे पे बुक्स क्लोज हो जाएंगी उस डेट से 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सीईओ साहब की जिम्मेदारी है डिविडेंड पे करवाना, अनलेस लॉ ने किसी वजह से रोक दिया हो। ओके भाई। फर्दर, एवरी लिस्टेड कंपनी, इसको अंडरलाइन कर लें लिस्टेड के लिए, every listed company shall ensure their book closure must be started for determination of interim dividend entitlement within 15 days of the date on which such dividend is approved by the board। अच्छा, अब देख लें, ऊपर हमने अभी बात क्या की है, हमने 2 केसेस कहे हैं। हमने कहा इंटरम के केस में बुक्स क्लोज भी हो सकती हैं, बुक्स क्लोज नहीं भी हो सकती, लेकिन उसने नीचे मेंशन कर दिया कि लिस्टेड कंपनी का अगर इंटरम भी है, फाइनल में तो होनी ना, फाइनल में तो ऑप्शन ही कोई नहीं है उसमें बुक्स क्लोज होनी है। इंटरम में ऑप्शन था बुक्स क्लोज भी कर सकते हैं, बुक्स क्लोज नहीं भी कर सकते, लेकिन उसमें भी उसने कहा कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसने इंटरम के लिए भी लाजमी बुक्स क्लोज कर दी हैं। ये देखें ना जरा, फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी shall ensure their book closure must be started, स्टार्ट कर देना है, बुक्स को क्लोज कर देना है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरम डिविडेंड इंटाइटलमेंट से मुराद किस किस को मिलना है, वही बात है ना, बुक्स जब क्लोज होंगी उस डेट पे, उस कट ऑफ डेट पे जो जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, वो कहता है कि भाई लिस्टेड कंपनी के केस में लाजमी है कि आप बुक क्लोजर को स्टार्ट कर दो विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑन विच सच डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड ने जैसे ही अप्रूव किया, देखें अगेन अभी जो मैंने पीछे बात बताई है कि चैप्टर 3 के अंदर ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, आप जरा खोल के देखें, वैसे इस तरह नहीं बात का फिर मज़ा नहीं आना। हाय हाय हाय, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स कितने रह गया भाई, वो देखते हैं, सही है। उसमें ना पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, इसमें आप आगे देखें पेज नंबर 73 है इसमें। हाँ, ये देखें 1 2 3 4 5 6, छठा पॉइंट है पावर टू बी एक्सरसाइज बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या छठा पॉइंट? टू डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड बाई ये इंटरम डिविडेंड अप्रूव, और अप्रूव का बेसिकली डिक्लेयर जब होना होता है तो अप्रूव भी साथ ही है ना, तो ये लोग जो हैं ये करते हैं इंटरम डिविडेंड को, ठीक है, अप्रूव और डिक्लेयर।
फाइनल वाला नहीं उसमें लिखा, फाइनल वाला क्योंकि आपने रिकमेंड करना होता, अप्रूव नहीं करना होता बोर्ड ने, क्योंकि हो सकता है बाद में शेयर होल्डर्स कम करवा लें, शेयर होल्डर बढ़ा नहीं सकते उसको, कम तो कर सकते हैं, इसलिए उसमें कहते हैं कि रिकमेंडेड बाय बोर्ड, रिकमेंड करते हैं। क्योंकि फाइनल डिविडेंड है वो आमतौर पर ज़्यादा होता है क्योंकि पूरे साल की परफॉर्मेंस होती है। ठीक है जी। अब उसने क्या यहाँ पे क्या क्योंकि इंटरम में जनरल मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड करता है, तो उसने कहा कि भाईजान जब भी बोर्ड ने अप्रूव किया होगा इंटरम डिविडेंड लिस्टेड कंपनी का, तो आपने जो है उसके 15 दिन के अंदर अंदर बुक क्लोयर स्टार्ट कर देना है, बुक्स आपकी क्लोज हो जानी चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है कि भाई ये बुक क्लोयर हो गया। ठीक है, तो भाई आपने 15 दिन के अंदर अंदर करना है। अब ज़रा देखें ना, बात ज़रा समझें सीन क्या चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं भाई। लेट्स से दी इंटरम डिविडेंड है, बोर्ड का अप्रूवल मिला है फॉर एग्जाम्पल 5 मई 2024 को। इंटरम है ना, फाइनेंशियल ईयर एंड की जरूरत नहीं है, बीच में कहीं हो सकता है। 5 मई 2024 को अप्रूवल मिला है बोर्ड का। अब वो कहता है कि भाई इस अप्रूवल से 15 दिन के अंदर अंदर बुक्स को क्लोज कर देना है। आपने क्या कर देना भाई, बुक्स को क्लोज कर देना 15 दिन के अंदर अंदर। तो लेट्स से बुक क्लोयर स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टार्ट से मुराद कोई 3-4 दिन, अभी आगे देख लेंगे एक साल में मैक्सिमम कितने टाइम के लिए आप बुक्स को क्लोज रख सकते हो शेयर होल्डर्स के लिए, जिसमें शेयर होल्डर्स का कोई आना जाना मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, रुक जाती है, कोई सेल परचेज वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, उसको बुक क्लोयर कहते हैं। तो वो देख लें कितने दिन के लिए। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि इसने स्टार्ट किया है लेट्स से 11 मई को, 15 दिन के अंदर अंदर करना है। इसने कहा 11 मई से 13 मई 3 दिन जो है ये हमारा क्या रहेगा, बुक्स क्लोज रहेंगी। अब कानून क्या कह रहा है, उसने कहा जी कि आपने अगर लिस्टेड कंपनी है, देखो अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी नहीं है बुक क्लोजर, वो देख लेंगे, लेकिन लिस्टेड कंपनी ने लाजमी बुक्स को क्लोज करना है अगर बोर्ड ने अप्रूव की है किसी डेट पे, उससे 15 दिन के अंदर। तो हम मिसाल ले रहे हैं 6-7 दिन बाद उन्होंने बुक्स क्लोज कर दी। अब आगे क्या करना है, आगे ऊपर वाली डेटें लगेंगी। अब डिविडेंड की पेमेंट कब होगी, हम ऊपर गए, हमने पहला केस पढ़ा फाइनल डिविडेंड वाला, हमने कहा फारिग करो, ये तो है नहीं, बाकी दो केसेस आगे, एक है इंटरम डिविडेंड विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, और एक है इंटरम डिविडेंड व्हेन बुक क्लोजर इज अनाउंस्ड। इसका मतलब लिस्टेड कंपनी के लिए हमेशा यही वाला दूसरे वाला लगेगा, वो उसके लिए बुक्स क्लोज करना लाजमी है। ठीक है, तो भाई वो दूसरा केस क्या है, स्टार्ट ऑफ बुक क्लोजर इन केस ऑफ इंटरम डिविडेंड। तो भाई स्टार्ट कब हुआ है, 11 मई। इसका मतलब इससे 10 दिन के अंदर अंदर वर्किंग डेज वैसे डालने हैं, तो आप काउंट कर लोगे जो भी हुए। फॉर एग्जांपल ये मंडे है, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा वो डे भी बताएगा ना साथ, तो फिर आप उस हिसाब से कर लोगे। फॉर एग्जांपल मंडे है तो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन ये हो गए, और आपकी 16, 17, 18 तारीख और 23 तारीख मेरे ख्याल में तकरीबन बन रही है। मैं मतलब ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मंडे से स्टार्ट हुआ, तो भाई 23 मई तक 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सीईओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेमेंट करवाए। सीईओ ने ज़ाहिर अपने बैंक से थोड़ी करवानी है, लेकिन जिम्मेदारी उसकी है कि सारा मैकेनिज्म वगैरह बनवाए। ओके जी, हो आइए कल समय नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आ गया मैनर ऑफ पेमेंट लिस्टेड कंपनी का। लिस्टेड कंपनी का पेमेंट किस तरह से होगी, उसका क्या तरीकाकार है वो भाई दे लेते हैं। वो उसने कहा इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एनी डिविडेंड पेबल इन कैश, जो कैश में देना था, देखो दूसरा भी तो हो सकता है ना इन काइंड वाला, लेकिन जो कैश वाला है वो पैसे जाने हैं, दैट शैल ओनली बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय द इंटाइटल्ड शेयर होल्डर। इंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स ने जो अपने बैंक अकाउंट दिए होंगे डायरेक्ट उस बैंक अकाउंट में पैसे गिरने चाहिए, उसमें आपने ट्रांसफर करवाने हैं कंपनी से। ठीक है, आ गई है भाई बात समझ। इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या, ऑनलाइन, मतलब चेक वगैरह नहीं आपने देना उसको, ऑनलाइन अपने पोर्टल से, आपने बैंकिंग पोर्टल से उसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करवाने हैं। ठीक है जी, लिस्टेड कंपनी के लिए था। अच्छा, अब अदर देन लिस्टेड के लिए क्या सीन है, वो कहते हैं कंपनी अदर देन लिस्टेड। देखो लिस्टेड कंपनियों के हैं भी थोड़ी, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त रेगुलेशन होती हैं, और वो तगड़ी ज़्यादा थोड़ी कंपनी होती है, पैसा ऐसा उनके पास होता है, उनके कंट्रोल्स बड़े अच्छे होते हैं, ऑपरेशन उनके अच्छे होते हैं, उनके पास सिस्टम होता है। अदर देन लिस्टेड में तो भाई आपकी पब्लिक अनलिस्टेड भी आती हैं, दूसरी छोटी मोटी एसएमसी भी आती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी, इतनी छोटी छोटी कंपनी है, उनके कई बार ऑफिस ही नहीं होते माशाल्लाह, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कमर्शियल ऑफिस वगैरह, अपने घर को भी आप ऑफिस डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उनका कोई इतना सिस्टम नहीं, आप वो कहाँ से इतना पोर्टल शोर्टल खरीदे, हो सकता है बैंक अकाउंट भी टाइम से ना ओपन करवाया हो। तो अब उनके लिए क्या सिलसिला है,
वो कहता है भाई अ कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी शैल ऑब्टेन कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेट एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कंप्राइजिंग ऑफ फॉलोइंग 3 मोड्स फ्रॉम देयर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। वो कहता है कि जब कोई बंदा शेयर होल्डर बनेगा उसी वक्त ये कंपनी उससे पूछ लेगी भाई आप डिविडेंड किस तरह से लेना चाहते हो, मैंडेट ले लेंगे उनसे, उनकी मर्जी ले लेंगे कि भाई आप किस तरह से अपना डिविडेंड लेना चाहते हो। 3 तरीके कहते हैं उनको हम दे सकते हैं। एक तो उन्हें आपको डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू द डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट, आप कहते हो जी आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे, या दूसरा के डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट से मुराद क्या है कि आप उसको एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जैसे क्रॉस चेक है बेसिकली, वो उस बंदे के नाम का स्पेसिफिकली नाम लिखा होता है, वो आप एक बना के दे देते हो, उसे कहते हो यार ये आपका डिविडेंड वारंट है, या आप नीचे बैंक भी लिखा होता है अपना कि भाई ये कंपनी का फलां बैंक के अंदर अकाउंट है, आप उस बैंक में जाओगे वो आपको इसके अगेंस्ट पैसे दे देंगे, ठीक है, आपने सिर्फ ये दिखाना है, या आप कंपनी के ऑफिस में लेकर आएँ, रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको इसके अगेंस्ट पैसे मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं डिविडेंड वारंट भी दिया जा सकता है या क्रॉस चेक दिया जा सकता है। क्रॉस चेक भी आपने पढ़ा ही हुआ है बिजनेस लॉ के अंदर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। क्रॉस चेक क्या होता है भाई, जिसमें आप अगले बंदे का नाम लिख देते हो और सिर्फ वो पैसे बैंक अकाउंट के अंदर ही जा सकते हैं, वो ओवर द काउंटर पे नहीं हो सकते। ओटीसी मतलब ऐसे ही आप जाते हो जनरल कैश, बियरर कैश, ओपन कैश लेकर पैसे आपने चेक दिया है, बियर चेक की बात कर रहा हूँ, बियर चेक आप लेकर गए ओपन, आपने सिर्फ काउंटर पे गए, आपको आगे से कैश मिल जाएगा। लेकिन क्रॉस चेक में क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो क्रॉस चेक होता है, क्रॉस भी वैसे ये अकाउंट पे ही ओनली वाला होता है, याद है अकाउंट पे ही ओनली का क्या मतलब, जिस बंदे का नाम लिखा सिर्फ उसके ऊपर, ये निगोशिएबल भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्योंकि वो फिर ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाता है ना ये। अच्छा भाई, वो कहता है इन 3 तरीकों में से आप पैसे, द शेयर होल्डर कैन चेंज द मैंडेट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर थ्रू अ रिटर्न रिक्वेस्ट कंटेनिंग ऑल रिक्विजिट डिटेल्स टू द कंपनी। हाँ, वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बार अगर किसी ने एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ शेयर होल्डर उसने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया क्रॉस चेक का, वो बाद में कभी चेंज ही नहीं कर सकता। बाद में उसने कहा दफ़ा करो यार, क्रॉस चेक कौन लेके जाता है फिर, वो बाद में उसने कहा कि यार मुझे आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया करें, ठीक है, अपनी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करके। ओके, इसका मतलब लिस्टेड कंपनी के केस में भाई कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पैसे ट्रांसफर होंगे इंटाइटल्ड शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में, जबकि अदर दैन लिस्टेड कंपनी के लिए 3 ऑप्शन हैं, और वो ऑप्शंस आपने शेयर होल्डर से, जब वो आपका शेयर होल्डर बन रहा होगा उसी टाइम पे पूछ लेना कि भैया आप किस तरह से लेना पसंद करेंगे डिविडेंड। तो पहला ऑप्शन क्या है कि भाई डायरेक्ट आपका बैंक ट्रांसफर आपको कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, डिविडेंड वारंट ले लें, एक डॉक्यूमेंट है, वो आप जाके जो हम बैंक्स बताएंगे आपको उस बैंक में शो कर देंगे, या हमारे रजिस्टर ऑफिस आए वो आप दिखा के वहाँ से पैसे ले सकते हैं। थर्ड वन क्या है, क्रॉस चेक है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डर ने जो चूज़ कर लिया तरीकाकार वो बदल नहीं सकता, बाद में उसको चेंज भी कर सकता है कंपनी को रिक्वेस्ट करके, ठीक है। अब लास्ट एक मैनर ऑफ पेमेंट जनरल कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, वो क्या है, पहले नंबर पर कंपनी में अपॉइंट अ पेइंग एजेंट। आमतौर पे जो लिस्टेड कंपनी होती हैं वो एक एजेंट अपॉइंट कर लेती है, अपना बैंक जो है मोस्टली बैंक को अपॉइंट कर लेती है, भाई आप जो है वो सारा कुछ करेंगे, तो मतलब है कि सारा सिस्टम हमारा देखेंगे डिविडेंड्स का, क्योंकि जाहिर है कंपनी कहती है अब इतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं ट्रांसफ़र में, क्योंकि हमारा असल काम बैंक ट्रांसफ़र करना थोड़ी है, तो जिसका काम है उसी को साझे, ठीक है। तो आप बेहतर नहीं है किसी बैंक के साथ डील करो, बैंक को कमीशन दो थोड़ा बहुत, और वो उसका फ़ायदा हो जाए आपका भी। पेइंग एजेंट वो कहते हैं किसी को रख सकते हैं, मे है शेल नहीं है। अच्छा, तो जी वो कहता है द पेइंग एजेंट मीन्स अ बैंक और एनी अदर एंटिटी इंक्लूडिंग ए शेयर रजिस्ट्रार, शेयर रजिस्ट्रार भी हो सकता है, सीडीसी भी हो सकती है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी होती है लिस्टेड कंपनीज के केस में, ठीक है। अच्छा, वैसे ये एजेंट कोई भी कंपनी रख सकती है, लेकिन आमतौर पर लिस्टेड कंपनी रखती है क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कहते हैं गलती ना हो जाए पे करने में, तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन, रेलिवेंट पर्सन कोई काम दो ना जो पैसों से डील करता है। अच्छा, सीडीसी होती है, ये लिस्टेड कंपनीज के केस में होती है, शायद पहले भी हमारा डिस्कस हुआ, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। अगर आपने किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो वो आप सीडीसी एक कंपनी है उसके थ्रू खरीदते हैं, उसमें आपका अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, अकाउंट होल्डर आप बन जाते हैं, आप किसी एजेंट को भी रख सकते हैं, वो सब अकाउंट उसका बन जाता है, वो आपके नाम पे परचेज सेल कर सकता है शेयर्स, या आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन ही हो जाता है वैसे तो वो कहता है कि सीडीसी को भी आप एजेंट बना सकते हो, क्योंकि सीडीसी के पास हर शेयर होल्डर का रिकॉर्ड होता है, तो आप उसको भी कह सकते हैं कि यार आप ही सारी पेमेंट करवा दें डिविडेंड की, या किसी बैंक को भी कह सकते हैं। लेकिन
एंड हैविंग रेलिवेंट अप्रूवल ऑफ SBP फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ कैश। लेकिन उन जो भी बंदा है उसके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लाइसेंस होना चाहिए कि वो डिविडेंड दे सकता है। क्योंकि देखें पैसे का लेन देन है पाकिस्तान के अंदर, पैसे का लेन देन कोई भी करता है जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र वगैरह करवाते हैं, उनका स्टेट बैंक से अप्रूवल लाजमी है। ठीक है, आप ये देख लें जैज़ कैश वगैरह, इजी पैसा, इनकी अगर बात की जाए, नया पे, सादा पे, पता नहीं क्या क्या, सारे के सारे लाइसेंस बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, आप बैंक्स की बात करें वो तो खैर वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस है, उसके बगैर आप पैसों में डील नहीं कर सकते इस तरह। ठीक है, तो वो कहता है कि जिसने भी करना है, अगर CDC भी करना चाह रही है तो वो फॉर द टाइम बीइंग वो अप्रूवल उन्होंने लिए होते हैं। ठीक है, वो ले सकते हैं, और बैंक ने तो वैसे ही लिया होता है अप्रूवल। और लास्ट में उसने लिखा द बैंक्स में नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ पेइंग एजेंट एंड मे इट सेल्फ अज्यूम फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग एजेंट देमसेल्फ। कहता है अगर बैंक एक कंपनी है, इसको लिख लें, बैंक बतौर कंपनी, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ना किसी एजेंट को अपॉइंट, उनका तो खुद का काम। मतलब कितना बुरा लगेगा कि अगर हबीब बैंक लिमिटेड HBL ने अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देने हैं, वो MCB को हायर कर रहा है कि भाई आप ज़रा पे कर दें। मतलब वो लोग कहेंगे भाई हम MCB में ना इन्वेस्ट कर लें, आप एक पेमेंट तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, खैर ज़रूरी तो बाकियों के लिए भी नहीं है, वो भी ऑप्शन है उनको दिया हुआ, लेकिन बैंक के केस में उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि वो तो वैसे ही खुद कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज हमने थोड़ा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ डिविडेंड पढ़ा है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लेना, कल इंशाल्लाह आगे पर चलेंगे। मिलते हैं फिर कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।